आखिरकार मुफ्ती सईद साहब कई सालों के बाद जिंदा हो गए और आज अदालत में भी पेश हुए और बड़े बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं। हुकूमत का सबसे बड़ा झूठ कैसे पकड़ा गया, चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म को अहम मशवरा और किसके ज़रिए पहुंचाया गया और ख़बरदार किया, नवाज शरीफ पाकिस्तान के करीब तरीन पहुंच चुके। आज हम इन 4 बड़ी खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले एपिसोड में आखिर में आपको मैंने बताया था कि जो अगला एपिसोड करूँगा उसके अंदर खून से बड़ी बाल्टियाँ जिंदा मुर्गियों को जलाने की वीडियोस, वो सारी किस्से कहानियों के ऊपर भी बात करूँगा, जहाँ पे इद्दत वाले मामले को लेके मुफ्ती सईद जो है वो आज भी अदालत में पेश हुए और कई सालों के बाद मुफ्ती सईद जिंदा हो गए। बहरहाल मैं एक चीज़ के ऊपर माजरत चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर से बात हुई, उनके साथ मैंने चीज़ें डिस्कस की कि मुझे जो लोग मिले, मुझे जो उन्होंने बताया, मुझे जो चीज़ें उन्होंने दिखाई, जो लोग मुझसे स्टोरीज़ करवाना चाहते थे, ये स्टोरी अभी भी बाकी है। किसने क्या पैकेज दिया, कैसे उसको ठुकराया गया, क्या चीज़ें लेना चाहते थे। तो प्रोड्यूसर का मशवरा ये है कि अभी तक मैं ये जो मुर्गियों वाली बात है, बाकी किस्से कहानियाँ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ कौन कब लेके आएगा, कबल अज़ वक्त बताना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा अभी इस स्टोरी को नहीं कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन मुफ्ती साहब कई सालों के बाद जो है वो जिंदा हो गए। मुफ्ती साहब कैसे जिंदा हुए, ज़मीर भी जाग गया। ज़मीर इतने सालों के बाद जागा, शायद किसी ने पीछे से कोई है वो प्रेशर डाला, डंडे के जोर के ऊपर सामने आए। मुफ्ती सईद साहब को कोई पूछे, बड़े मोतबर मुफ्ती हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती ये स्कॉलर और मुफ्ती की डेफिनेशन क्या है। हर कोई मुफ्ती बना है, हर कोई मजहबी स्कॉलर बना है, जबकि ये दोनों बेशुमार जो लोग हैं वो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आते। बहरहाल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। इस मुल्क में खौफ है, हरास है, डर है, मजबूरी है, लाचारी है, इज़्ज़त बचानी है और अपने आप को भी बचाना है। तो फिर यहाँ पे मुफ्ती सईद हो या कोई भी और हो, उसको किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बुशरा बीबी ने कह दिया एक इंटरव्यू में कि मैंने इद्दत अपने ही घर में पूरी कर ली थी, की या नहीं की अलग बहस। ये मुफ्ती सईद को कोई पूछे कि आपको आप याद क्यों आई और फिर याद आ भी गई, तो ये लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के साथ आपको मोरा बना के कौन खिलवाड़ कर रहा है। चलो मान लेते हैं आपने ये खिलवाड़ करना है, लेकिन लानत हो उन लोगों के ऊपर 100 बार जो इमरान खान के ऊपर करप्शन का केस नहीं बना सके, जिनको कोई अरबों रुपए का करप्शन का स्कैंडल नहीं मिला, जिनको सवाए तोशाखाना की घड़ी का केस नहीं मिला। वो जब मिल गया तो उसके बाद दर्जनों लोगों की तोशाखाना से बड़े बड़े स्कैंडल आ गए। और मैं हैरत ज़दा हूँ इस बात के ऊपर कि आपको ये चीज़ें करने को मिली हैं। आप मुसलमान हो, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये वो वाली चीज़ है। आप लोग जो सियासत का ये जो डायरेक्टर पीछे बैठा है, जो ये इद्दत वाले मामलात को भी अदालत में जाके उछालना चाहते हैं, तो कल यही डायरेक्टर जो है वो जवाब दे सकेगा कि किस ने अपने पेट में शादी से पहले भी बच्चे रखे थे। ये भी तो तोहमत थी ना लोगों के ऊपर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अखलाकियात का जो है वो जनाजा निकल जाए, जो रही सी कसर है उसको भी छोड़ दिया जाए। कौन पाक साफ है? यहाँ पे आप लोग माजरत के साथ जना ये सियासतदान करते हैं, वीडियो इनकी नंगी और गंजी आती हैं। मुल्क के आर्मी चीफ की गंदी और नंगी वीडियो यहाँ अवाम ने देखी और आप पढ़ के इद्दत के पीछे। ये क्या है? यानी कि आप लोग इंसान हो, यानी कि इंसान अशरफ और मखलूकात हो गए, ये सियासत करनी है, ये चौथी जनरेशन और 5वीं नस्ल को दिखाना है। जिस मुल्क की यूथ 60% है उसको ये दिखाना है, ये मामलात और सारा कुछ है। बाज आ जाए इन चीज़ों से। मैं अब कई बार सोचता हूँ कि ये इमरान खान ठीक कहता था, इस मुल्क की आवाम को हकीकी आज़ादी चाहिए। किससे चाहिए? सबको अब आप समझ आ चुकी हो ये। और ये अगर इनके सामने लेट जाएंगे इद्दत के केसों को वजह बना के और झूठे मूठे केसों को वजह बना के, तो फिर लेटे ही रहोगे, ये आपके ऊपर से गुजर जाया करेंगे। बहरहाल ये मुफ्ती लोग जो हैं वो मजबूर हैं वक्त और हालात के हाथों और उन नासूरों के हाथों। और मुफ्ती साहब ना तो पहले कहना कुछ चाह रहे थे, ना आप कहना चाहते हैं। उनके चाल चलन और उनकी बातें बताती हैं कि ये मजबूरी के आलम में चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब ने भी उधर ही जाके सामने रोज़े आखिरत पेश होना है और बाकियों ने भी होना है। तो ये इद्दत वाला मामला अगर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर राजीनामा कर लो, बैत कर लो इमरान खान की, अगर और कुछ नहीं मिल रहा। बहरहाल कई बार जज्बाती इसलिए होते हैं कि हैरानगी होती है कि हम कैसे लोग हैं। शर्म आती है बतौर सहाफ़ी भी बाज़ दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए कि हम क्या जर्नलिज़म कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारा ये मेयार रह गया था, हमें तो बात करनी चाहिए थी। आज जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बनी है,
آج دیکھیے بچوں کا عالمی دن ہے، ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر غبارے بیچ رہے ہیں بچے، جوتے پالش کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اسکول وہ نہیں جاتے بڑی تعداد میں بچے۔ اور میں لگا ہوں آپ کے سامنے مفتی کی اور عمران خان کی اور بشرا بی بی کی عدت کے معاملے کو لے کے، ہمیں تو بات کرنی چاہیے اس ملک کے اندر کوئی قانون اور لا ہو کہ ہم بچوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ان کی بیسک ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، حکومت کیسے بجٹ انکریز کرے، تعلیم کے اوپر لگائے، کیسے مفت تعلیم ہونی چاہیے، کیسے یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اسکولوں کی یہ ایک مافیا بن چکا ہوا ہے، ہم کیسے جتنی ہماری چیریٹیز ہیں ان کو بتائیں کہ آپ ایک چیریٹی جو ہے ایک علاقے سے یا اتنے فیصد بچوں کو اسکول میں فری تعلیم دے گی، ان کو کتابیں دی جائیں، ان کو ایک وقت کا کھانا دیا جائے دوپہر کا، ہو سکتا ہے اسی بہانے ان کا پیٹ بھی بھر جائے اور اسی بہانے وہ اسکول میں بھی جائیں۔ ہمیں تو یہ وہیں لے کے بیٹھنا چاہیے تھا بطور صحافی یہاں پہ۔ ہم نے جو گریٹ برٹن کے اندر چیزیں دیکھی سنی، جو خود پریکٹیکلی دیکھا، ہمیں یہاں کے سلیبس کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہاں بیٹھ کے کسی آج ٹیچر کا مجھے انٹرویو کرنا چاہیے تھا، مجھے ان بچوں کے والدین سے بات کرنی چاہیے تھی، مجھے ان بچوں کے اوپر ڈاکومنٹری بنانی چاہیے تھی، مجھے پورے سٹیٹس جمع کر کے بتانا چاہیے تھا پورے دنیا کے اندر اور خاص کر ایشیا کے اندر ہمارے ینگسٹرز کی تعداد اتنی کیوں ہے، ہماری آبادی کیوں بڑی ہے، ہمارے بچے یہ جو اسکول نہیں جا رہے اس کی وجوہات میں سے اہم وجہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر حکومتوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جیوز مدد نہیں کرتی، IMF پیسے نہیں دیتا، یہ جو ہم جذبہ رکھنے والی قوم ہے جو لوگوں کو پیسے دے سکتے ہیں، یہ جو ٹرسٹ ہیں، یہ جو آرگنائزیشن بنی ہے، یہ جو چیریٹیز ہیں، یہ کیوں نہیں یہ کام کرتی ہے؟ حالانکہ وہ پہلے سے کر رہی ہیں، لیکن بہتر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک محلے کے اندر، ایک خاندان کے اندر، ایک گاؤں کے اندر جو امیر لوگ ہیں وہ ایک ایک بچے کی کفالت پڑھانے کے لیے میں خود کرتا ہوں یہ چیزیں، الحمدللہ کہنا بھی چاہیے، تو اس کی نسلیں سدھر جاتی ہیں، وہ پورا خاندان جو ہے وہ اس کا سربراہ بنتا ہے۔ تو ہم بیٹھے ہیں مفتی سعید سراج صاحب جو ہیں جی، عدت والی بات ان کو 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد یاد آئی ہے، نکاح غلط پڑھا دیا تھا، اب اس وقت آپ کہاں تھے جب پتا تھا، تو تب کیوں نہیں بیان کیا؟ بہرحال یہ بکواسات ہیں سارے، یہ اس ملک کی سیاست کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، معذرت کے ساتھ دنیا کہیں میں کسی اور زبان میں بھی جو ممالک ہیں، یہ جن کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، یہ زمبابوے، یہ افریقہ، تھرڈ ورلڈ بالکل جو ملک ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کینیا کی مثالیں، وہاں پہ بھی ایسی پالیٹکس نہیں ہوتی، وہ پھر بھی تھوڑے سے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، حکومت کا سب سے بڑا جھوٹ کیسے پکڑا گیا؟ رمضان ہو یا اور چیزیں ہوں، جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن رمضان میں کیا جائے تو ظاہر روزہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں۔ میں کس طرف نکل گیا ہوں؟ ہاں، جو احسن اقبال صاحب ہیں، وزیر آئی تھنک ان کے پاس وزارت ہے دیہی ترقی کی، 21 ارب روپے صرف پنجاب کا الیکشن کروانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہیں، اور اسی وزیر احسن اقبال صاحب نے 76 ارب روپے تعمیر و ترقی کے نام کے اوپر جو فنڈز تھے وہ جاری کیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ حکومت کا جھوٹ نہیں پکڑا گیا تو اور کیا ہے؟ یہ ملک اور قوم کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹ کی تعریف ہو سکتی ہے کہ آپ نے 76 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت کے 3 ترقیاتی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیہی ترقی کا 69 ارب 44 کروڑ لاگت کا منصوبہ ایکنک کو منتقل ہوا ہے۔ اسلام آباد میں امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ شاہراہ کی تعمیر کا منصوبہ منظور، منصوبے پر 3 ارب 95 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزارت منصوبہ بندی 3 ارب روپے سے زائد لاگت کا ہیلتھ سپورٹ پروگرام بھی منظور ہوا۔ یہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اتنی چیزیں ہو گئی ہیں، 76 ارب اور 50 کروڑ کے 3 ترقیاتی منصوبوں کی جو منظوری دے دی گئی ہے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ پل بننے چاہیے، سڑکیں بننی چاہیے، ڈیمز بننے چاہیے، ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جمہوریت آ جائے گی۔ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہم کوئی ڈیموکریسی کے قائل نہیں ہیں، ہم مارشل لا کے دور کی پیداوار، ڈکٹیٹروں نے ہمیں لایا، ہم ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتے ہیں، ہم وہ دنیا کی اور پاکستان کی واحد سیاسی اور جمہوری جماعتیں کہلوانے والی اور بے منی جمہوری حکومت ہیں جو خود ہی جمہوریت کی اور آئین کی نفی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مان رہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں، ہمیں شاید فخر ہوتا ہے اور ہم نہیں شرماتے، کوئی شرم اور حیا کے پردے ہے ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے، بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، بڑا اہم پیغام دیا ہے، اٹارنی جنرل کے ذریعے دیا ہے۔ چھوٹی سی بات انہوں نے کہی ہے، جناب اٹارنی جنرل،
मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमारी तरफ से ये बता दीजिए कि जो आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते, इसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, हम तमाम मुतहिद हैं, लिहाजा आप भी आइन के बरखिलाफ़ कोई काम नहीं करें, कोई बिल पास नहीं करें, इस तरफ नहीं उलझें, तो इसमें हमारी भी और आपकी भी बेहतरी होगी। क्या कहा? हमारी पहले और फिर आपकी भी बेहतरी होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम दे दिया। अब जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब बैठे हों, नो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, लेकिन धमकियाँ देते हैं। राना हजरत बीच में माइक को इशू हो गया था। आखिरी बात कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के करीब दिन पहुंच चुके, पाक सरजमीन के ऊपर हैं, पाक धरती के ऊपर हैं। इससे कबल सऊदी अरेबिया पहुंचने से पहले, शाही ख़ानदान का मेहमान बनने से पहले 7-8 यूरोपियन ममालिक में घूमे। पैसा भी है, ख्वाहिशें भी हैं, क्यों ना पूरी हों। लेकिन एक बात सच साबित होगी कि अब डॉक्टर ये नहीं कहेगा प्लेटलेट्स कम है, डॉक्टर ये नहीं कहेगा मियाँ साहब बड़ा हाई रिस्क है, जहाज़ में बैठे ऑक्सीजन कम होगी, ये ना हो कि आपकी दिल की धड़कनें बंद ना हो जाएँ। अब अगर सऊदी अरेबिया पहुंच गए तो वहाँ से आगे स्पेशल तैयार हो, तो मेरे ख्याल में 3.5 घंटे का सफ़र है। पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। तमाम नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म होने चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। कोई किसी सियासतदान के ऊपर केस नहीं बनने चाहिए। तमाम सियासतदानों ने जो आज तक सज़ा काटी है वो किसी एक इदारे की वजह से सज़ा काटी है। अलग बात है हमेशा से ये मोहरा बने, मदारी को जब भूख लगी उसने बांदरों को नचाया। माज़रत के साथ ये पाकिस्तानी सियासतदानों को मैं इसलिए बांदर से तशबीह दे रहा हूँ, एज ए इंसान, अशरफुल मखलूक़ात नहीं, बतौर सियासतदान, कि ये हमेशा नाचे। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ को निकाला, खान साहब आए, खान साहब को निकाला, 11 जमातें मिल के आगे नाचना शुरू हो गई। आप सबको हकीकी आज़ादी चाहिए, सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए। एक्चुअली अवाम को शोर आ चुका है, आप सियासतदानों को शोर की ज़रूरत है। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकलेंगे, इस बड़े पीर की सियासतदान बैत करनी छोड़ देंगे, उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करना शुरू करेगा, उस वक्त डेमोक्रेसी होगी। उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे ये डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ये मिलिट्री डेमोक्रेसी है। याद रखिएगा, किसी न किसी को स्ट्रगल करना होती है, उसका फल कोई और आने वाली नस्लें खाती हैं। और मियाँ साहब पाकिस्तान के करीब पहुंच के अब यहाँ से वापस नहीं, वहाँ पे जाइए, स्ट्रगल कीजिए, अच्छा बयानिया लेके जाएं, इमरान के मुकाबले में डट के सियासत करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं, इमरान खान को टफ टाइम दें, बाकियों को टफ टाइम दें। कोशिश करें कि अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की भलाई के लिए बात करें। और ये सियासतदानों के दरमियान जो नफ़रत, मुनाफ़िक़त, दुश्मनी, नापरस्ती, सारी चीज़ें जो हैं वो बो दी गई हैं, इनको कम करने में वक्त लगेगा, इनको ज़्यादा वक्त लगेगा। वो वक्त भी एक दिन आएगा जब ये सारे समझेंगे कि आपस में मिल बैठना है। और इसी के ऊपर अगला एपिसोड कर रहा हूँ, किसने किस को दावत दी, कौन कौन चाहता है मुज़ाकरात हो जाएं, कौन एग्री है, कौन नहीं चाहता, ये आज के आखिरी एपिसोड में बात करेंगे। मुफ्ती सईद साहब के लिए इस वीडियो में नीचे आपने कमेंट ज़रूर लिखना है, ये ज़िंदा हो गए, इनका ज़मीर ज़िंदा हो गया, ये मजबूर हैं, लाचार हैं या क्या है। और इद्दत के मामले को वजह बना के किसी सियासतदान की ट्रोलिंग करना, उसे पकड़ना, आपके जहन में क्या सवाल आता है? मुझे तो हैरत होती है। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।